नमस्कार साथियों, संभव एकेडमी SGNR में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं KR जानी आज आपके सामने हाजिर हूँ राजस्थान का भौतिक प्रदेश को लेके। अपने पहला टॉपिक किया था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। दूसरे टॉपिक चल रहा है भौतिक प्रदेश, इसका दूसरा पार्ट आज अपने पढ़ेंगे। देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश किसने डिवाइड किया था? सर्वप्रथम किसने कितने भाग बताए थे? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसका सर्वमान्य वर्गीकरण माना जाता है? इन सब बातों की अपनी चर्चा कर ली थी। आज अपने देखते हैं राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा था अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा था दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, या इसे कहा था हाड़ौती का पठार। इसकी चर्चा चल रही थी। तो अपने देखते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मैंने आपको बताया था राजस्थान का मैप ये अपने राजस्थान है जिसकी अपने को चर्चा करनी है। दोबारा मैं आता हूं। इस तरह से अपना राजस्थान है। आप देखो, राजस्थान पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये पड़ता है अपना इस तरह से। पहला पार्ट पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इनका तुलनात्मक अध्ययन रखते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर राजस्थान के 12 जिले शामिल किए जाते हैं। 12 जिले। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, उस टोटल क्षेत्रफल का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 61.11% भाग आता है। 61.11% भाग। इस मरुस्थलीय प्रदेश में 40% जनसंख्या निवास करती है। 40% जनसंख्या। इसके बाद में हम देखते हैं, ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली के अंदर राजस्थान का जो क्षेत्रफल आता है वो है 9.1% क्षेत्रफल। और इस 9.1 क्षेत्रफल में 10% जनसंख्या निवास करती है। 10% जनसंख्या निवास करती है। इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान के जो जिले आते हैं वो आते हैं मुख्यतः 7 जिले। वैसे इसका विस्तार माना जाता है 13 जिलों।
13 जिलों में। इसके बाद अपने बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका जो क्षेत्रफल ये यहां पे फैला हुआ है इस तरह से, ये पार्ट आता है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। इसका टोटल जो क्षेत्रफल है वो है 23.3%। और यहां पे जो जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या 39% जनसंख्या निवास करती है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश ही है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश। इसका टोटल जो क्षेत्रफल रहता है, क्षेत्रफल वो रहता है 6.89%। और यहाँ पे जनसंख्या जो निवास करती है वो 11%। जनसंख्या 11% निवास करती है। इसमें टोटल जो जिले आते हैं वो 7 जिले दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश में। ये था तुलनात्मक अध्ययन। यहां से सीधा मिलान करने में अपने क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोबारा बता देता हूं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% क्षेत्रफल है, 40% जनसंख्या है, 12 जिले हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश 9.1% क्षेत्रफल है, 10% जनसंख्या है और इसमें जिले आते हैं 13, मुख्यतः 7 जिलों में विस्तार इसका। इसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश 23.3% क्षेत्रफल है, 39% जनसंख्या निवास करती है और इसमें टोटल जो जिले आते हैं वो 10 जिले। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश, इसका क्षेत्रफल रहता है 6.89%, जनसंख्या निवास करती है 11% और मुख्य इसमें जिले आते हैं 7 जिले। ये था इनका तुलनात्मक अध्ययन। अब अपने बात करते हैं एक एक की विस्तार से। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला जो रहता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी चर्चा करते हैं। देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने को देखना है ये किसका हिस्सा माना जाता है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका हिस्सा माना जाता है। तो थोड़ा वर्ड की तरफ चलते हैं। तो वर्ड में आप देखोगे तो यहां पर एक महाद्वीप फैला हुआ है, इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद में यहां पर है भूमध्य सागर। ये अपना भारत है, यहां पड़ता है पाकिस्तान, और ये है सऊदी अरब यानी अरेबियन देश। अफ्रीका महाद्वीप यहां पर पड़ता है यूरोप महाद्वीप और यहां फैला हुआ है एशिया महाद्वीप। मध्य भाग है वो अटलांटिक महासागर का है। इस तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिण की तरफ दक्षिणी अमेरिका। इस तरह से पूरा वर्ल्ड है। अपने इनकी चर्चा करनी है भी। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका हिस्सा माना जाता है, तो
तो देखो अफ्रीका में यहां फैला हुआ है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, और इस भाग में फैला हुआ है अरब मरुस्थल, अरब मरुस्थल। आगे चलते हैं तो पाकिस्तान और भारत के इस तरफ फैला हुआ है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। इन तीनों मरुस्थलों को सहारा मरुस्थल, अरब का मरुस्थल और थार का मरुस्थल, इन तीनों मरुस्थलों को संयुक्त रूप से ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल कहा जाता है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल, यानी ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल, इसका हिस्सा माना जाता है थार का मरुस्थल। इसी का भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। या आपसे यहां पर यह भी बोल सकता है ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल न देकर सहारा मरुस्थल भी दे सकता है, इसका भी भाग है, क्योंकि ये सहारा मरुस्थल इस तरह से फैला हुआ है। अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अरब मरुस्थल कहा जाता है और पाकिस्तान और भारत के अंदर थार का मरुस्थल कहा जाता है। पाकिस्तान में इस मरुस्थल को स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है चेलिस्तान। चिलिस्तान का मरुस्थल, ठीक है, ये पाकिस्तान में कहा जाता है। आगे भारत में इसे थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो पहला अपना जो क्वेश्चन था वो था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका भाग माना जाता है, तो ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग माना जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब अपने आगे बात करते हैं भी ये तो था वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, ये विश्व के अकॉर्डिंग देखें। अब अपने बात करते हैं कि भारत में ये किसका हिस्सा माना जाता है। तो अभी मैं बताकर आया हूं कि भारत की यदि बात की जाए, भारत की बात की जाए तो ये थार का मरुस्थल का भाग माना जाता है, थार के मरुस्थल का भाग। ठीक है, इसके बाद अपने आगे चर्चा करते हैं थार के मरुस्थल। ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है या थार का जो मरुस्थल है, ये विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल माना जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, और इसी के आधार पर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्स प्रदेश के नाम से जाना, रुक्स प्रदेश के नाम से। दोबारा बता देता हूं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल माना जाता है, और इसी के आधार पर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्स प्रदेश के नाम से जाना था। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व, विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व इसी मरुस्थलीय प्रदेश का है। लगभग 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लगभग 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल इसी को माना जाता है। ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। अब देखो इसकी आगे चर्चा करते हैं। तो ये किसका अवशेष है, अगर इसकी बात करें भी किसका अवशेष माना जाता है, तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष माना जाता है। 33 सागर का अवशेष माना जाता है। क्यों माना जाता है?
इस पर बात करते हैं तो यहाँ पर वर्तमान में इसके प्रमाण भी मिले हैं। कैसे प्रमाण? भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, इसी का परिणाम है। और इसी प्रदेश के अंदर कोयले का पाया जाना, कोयले का पाया जाना, इसी प्रदेश में समुद्री वनस्पति, समुद्री वनस्पति ये जैसलमेर के आकल गांव में, आकल गांव में जैसलमेर। और अपनी बात करते हैं तो पेट्रोलियम का पाया जाना, पेट्रोलियम का पाया जाना। दोबारा बताता हूं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तैतीस सागर का विशेष माना जाता है। इसके जो प्रमाण मिलते हैं वो है यहाँ पे सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, कोयला, समुद्री वनस्पति और पेट्रोलियम पदार्थों का पाया जाना। देखो आपके दिमाग में आता होगा भाई कोयले का संबंध यहाँ कैसे है, तो बता देता हूं। परसों मैंने चर्चा की थी, एक पेंजियम महाद्वीप था, बीच में से टूट गया था और इसके बीच के भाग में जल भर गया था, जिसे तैतीस सागर के नाम से जाना था। यानी इस उत्तरी पेंजिया को अंगारा लैंड कहा था, अंगारा लैंड, और दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना था। इस भाग से जो नदियां निकलती थी उत्तर से दक्षिण की तरफ और दक्षिण से उत्तर की तरफ, वो नदियां अपने साथ में छोटी छोटी वनस्पति, जीव जंतु और मिट्टी को साथ लेके इस भाग में जमा करती थी। तो कालांतर में यहाँ वनस्पतियां वगैरह इनका जमाव हुआ और धीरे धीरे उन्होंने कोयले का रूप धारण कर लिया। इसी प्रमाण के साथ हम कह सकते हैं भी ये जो पश्चिमी मरुस्थल है वो तैतीस सागर का अवशेष है। अब अपनी बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से जिले आते हैं इसकी बात करते हैं। राजस्थान में जो इसमें भाग आता है, कौन कौन से भाग पार्ट हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो देखो इस तरह से अपना राजस्थान है। इस तरह से अपना राजस्थान है। और राजस्थान में मैंने आपको बताया था कि 12 जिले शामिल किए जाते हैं। बारह जिले कौन कौन से जिले हैं उसकी बात करते हैं। तो यहां पे जिला पड़ता है गंगानगर, गंगानगर। यहां पे पड़ता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से नीचे है चूरू, चूरू, और चूरू के नीचे है झुंझुनू। इस तरफ देखिए गंगानगर, यहां पर है बीकानेर, बीकानेर के नीचे जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, और बाड़मेर के नीचे जालौर। ये हो गई। यहां पे जिला पड़ता है जोधपुर, यहां पे जिला पड़ता है नागौर,
यहां जिला पड़ता है पाली। देखो गंगानगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहां पे जो पार्ट पड़ता है सीकर, ये हो गई 12। ये 12 जिले इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं और इस पूरे प्रदेश को मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, मरु प्रदेश। और एक चीनी यात्री था ह्वेन-त्सांग, चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग। इन्होंने इस प्रदेश को, मरु प्रदेश को गुर्जराता प्रदेश की संज्ञा दी। तो आपसे पूछ सकता है कि गुर्जराता प्रदेश की संज्ञा किस व्यक्ति ने दी थी? तो ह्वेन-त्सांग ने दी थी। किस प्रदेश को दी थी? मरु प्रदेश को दी थी, जिसमें 12 जिले शामिल किए जाते हैं। अब अपनी बात करते हैं कि टोटल जो इसका क्षेत्रफल है, इस प्रदेश का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, यदि कुल क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं तो इसका क्षेत्रफल आता है 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। और ये क्वेश्चन एक बार महिला पर्यवेक्षक 2015 के अंदर पूछा गया था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,13,688 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 61.11% भाग आता है। 61.11% भाग। इसमें से यदि अपने केवल मरुस्थल देखिए, केवल मरुस्थलीय भाग, इसकी चर्चा करें तो ये पड़ता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। जो प्रतिशत में देखें तो 52% है, 52%। ध्यान रखना, एक्चुअल डाटा है 61.11, यानी पूरे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका यदि प्रतिशत पूछे तो 61.11। इस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यदि केवल मरुस्थलीय प्रदेश क्षेत्र, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है केवल मरुस्थल, जहां पर सिर्फ आपको मरुस्थल ही मिलेगा, तो वो क्षेत्र है 52% या 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अब अपने बात करते हैं कि यदि यहां से ये पूछा जाए कि भारत में इस मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, थार का मरुस्थल, तो भारत के अंदर जो थार का मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में आता है? आपसे ये पूछें कि थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में फैला हुआ है, तो अपना आंसर रहता है 62% भाग। ध्यान रखना, 61.11 और यहां पर 62% भाग। और इस भाग के अंदर जो जनसंख्या निवास करती है उसकी अपने चर्चा कर चुके हैं। 40% जनसंख्या निवास करती है। यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी की चर्चा करते हैं अपनी। मिट्टी तो बलुई रेतीली मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी। अगर अमेरिकी विभाजन के अनुसार देखें तो यहां पे पाई जाने वाली मिट्टी, अमेरिकी विभाजन के अनुसार यहां पे जो मिट्टी पाई जाती है वो है एरिडोसोल एवं एंटीसोल मृदा इस भाग में पाई जाती है, एरिडोसोल एवं एंटीसोल। अब देखो बलुई रेतीली जो मिट्टी होती है उसकी जल धारण क्षमता कम होती है।
क्यों होती हैं? आपने देखा होगा अपने खेतों में, जहाँ पे आपको टिल्ले मिलते हैं, बलुई रेत मिलती है, बरसात होती है, तो दूसरे दिन अगर जाकर अपने खेतों में देखते हैं तो वहाँ पर आपको बलुई रेत जो है, मिट्टी है, वो सूखी हुई मिलेगी। यानी जल धारण क्षमता उसकी नहीं होती, बहुत ही कम होती है, और जल नीचे की तरफ चला जाता है। अब इसी प्रदेश में जो भूमि के अंदर नीचे की तरफ परत पाई जाती है वो है चूना की परत। और इस चूने की परत के नीचे परत जमी हुई है जिप्सम। और अपने सभी को पता है कि इस क्षेत्र के अंदर जिप्सम सर्वाधिक पाया जाता है। मुख्यतः नागौर का गोट मांगलोद जिप्सम के लिए फेमस है। तो यहाँ से जो वर्षा का जल आता है वो इस चूने में से रिसकर नीचे की तरफ आ जाता है और इस जिप्सम को क्रॉस नहीं कर पाता, और ये बाग पूरा जल से भर जाता है। तो इस क्षेत्र में एक बार बाढ़ भी आई थी। वो क्षेत्र था बाड़मेर का कवास क्षेत्र, और ये बाढ़ आई थी 2006 में। और इसका कारण था कि इस क्षेत्र में जिप्सम का पाया जाना, यानी जिप्सम जल को नीचे नहीं जाने देता। जब भरपूर वर्षा होती है तो यहाँ पे पानी भर जाता है। इस वजह से यहाँ पे कवास के अंदर 2006 में बाढ़ आई थी, जो बाड़मेर जिले में पड़ता है। बात आई समझ में। अब अपने आगे चर्चा करते हैं पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका विभाजन। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विभाजन पहले पढ़ते हैं संरचना की दृष्टि से भी किस तरह से इसका विभाजन किया जाता है। संरचना की दृष्टि से इसका विभाजन अपने दो तरह से पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। पहला पढ़ेंगे संरचना या बनावट के आधार पर। दूसरा इसका विभाजन अपने पढ़ेंगे जलवायु और शुष्कता के आधार पर। जलवायु और शुष्कता के आधार पर पहला है संरचना और बनावट के आधार पर। इस प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में। पहला भाग रहता है महान मरुस्थल। दूसरा भाग रहता है चट्टानी मरुस्थल। तीसरा जो भाग है पथरीला मरुस्थल। और चौथा पार्ट रहता है लघु मरुस्थल। जलवायु और शुष्कता के आधार पर इस प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है शुष्क मरुस्थल, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क और अर्ध शुष्क ये 2 भाग हैं। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर बांटा जाता है। बाकी इनकी आगे व्याख्या कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा भी। राजस्थान के अंदर पश्चिमी मरुस्थल की चर्चा कर रहे थे। अलग अलग जो भौतिक प्रदेश थे 4 राजस्थान के, उनके मैंने आपको तुलनात्मक अध्ययन बताया कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल फैला हुआ है। 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के 9.1% क्षेत्रफल फैला हुआ है और 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के 23.3% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और 39% जनसंख्या निवास करती है। इसी तरह से दक्षिणी पूर्वी आढ़ती पठार
राजस्थान के 6.89% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और यहाँ पे 11% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में अपने पश्चिमी मरुस्थल के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताओं को पढ़ा। भी राजस्थान में सर्वाधिक धनी मरुस्थल, सर्वाधिक जैव विविधता रुक्ष प्रदेशी से डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था और गुजरात प्रदेशी से चीनी यात्री अवेन सांग ने कहा था। आप हमारे चैनल संभव एकेडमी SGNR को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।